Audio Jungle. Audio Jungle. एपिसोड 1 प्लीज ऐसा मत करिए। रात का समय था, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वहीं एक लड़की बड़े से घर के बाहर खड़ी रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल पड़ गई, पर उसकी हालत पर वहाँ खड़े किसी भी इंसान को तरस नहीं आया। तभी एक लड़की जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, वो उस रोती हुई लड़की के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, ओ अनन्या, कितना रोगी अब। चलो अच्छे बच्चे की तरह अब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी बात सुनकर अनन्या जो रो रही थी, उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और अपनी पलकें बार बार झुकाते हुए अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। अनन्या इस कहानी की हीरोइन, 5 फुट 3 इंच हाइट, गोरा रंग, काली आँखें और कमर तक लंबे बाल। उसने इस वक्त एक प्यारी सी फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो लड़की अपने दांत पीसते हुए अनन्या से बोली, अनन्या, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे इसी खूबसूरती के चलते पता नहीं मुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है, पर अब नहीं। मैं तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। तुम अब यहाँ से जा सकती हो। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर उस लड़की ने अनन्या को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिस कारण अनन्या संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने से अनन्या के हाथ छिल गए थे। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने आंसू पोंछते हुए हकलाकर बोली, दीदी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। वही अनन्या को यूं डरता देखा। उस लड़की को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सालों पहले अनन्या एक बहुत ही बोल्ड लड़की हुआ करती थी। पर उसकी माँ के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मिलकर अनन्या को एक डरपोक लड़की बना दिया था। अनन्या की सौतेली बहन रिया, जो उसे घृणा से देख रही थी, उसने उस पर कोई दया नहीं खाई और अनन्या को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें अपने पालतू कुत्तों के बीच छोड़ दूंगी। कुत्तों का नाम सुनकर अनन्या डर गई, क्योंकि रिया हमेशा उसे डराने के लिए उसे अपने कुत्ते के पास छोड़ देती थी। रिया बहुत पहले से ही अनन्या को घर से निकलना चाहती थी, पर रिया की माँ हमेशा उसे रोक देती थी। पर अनन्या को बचाने के उसकी माँ भी नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर रिया अनन्या को घर से निकल रही थी। रिया ने अनन्या की एक नहीं सुनी और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर चिल्लाते हुए, गार्ड्स, जल्दी से इस बेवकूफ लड़की को बाहर निकालो, वरना मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। रिया के ये कहते ही 2-3 सिक्योरिटी गार्ड ने अनन्या को पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगे। अनन्या रोते हुए बोली, नहीं दीदी प्लीज, मैं रात को कहाँ जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है, अगर कोई मॉन्स्टर मुझे खा गया तो प्लीज। पर रिया ने अनन्या की एक नहीं सुनी। अनन्या के जाने के बाद वो डेविल स्माइल करके बोली, अब अरुण सिर्फ मेरा होगा, उसे मुझसे कोई अलग नहीं की पाएगा। अरुण जिससे रिया प्यार करती है, पर अरुण की नजर तो हमेशा से ही अनन्या पर थी, इसलिए ही रिया अनन्या को और परेशान करती थी। वही बॉडीगार्ड ने अपने एक हाथ से ही अनन्या को घसीटते हुए ले जाकर बाहर फेंक दिया। वही अगर ये कुछ साल पहले वाली अनन्या होती तो बॉडीगार्ड उसे हिला तक न पाते, पर अब हालात कुछ अलग है। अनन्या जमीन से उठकर खड़ी हो गई और घर को देखने लगी। वो अब तक बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। हल्की हल्की हवाएं चलने लगी है, जिस कारण अनन्या को ठंड लग रही थी। कुछ देर तक वो गेट के बाहर खड़े होकर चिल्लाती रही, मगर जब गेट नहीं खुला तो वो निराश हो गई। तभी 2-3 कुत्ते घर के अंदर से ही भौंकने लगे। वही कुत्तों की आवाज सुन अनन्या और भी ज्यादा डर गई। वह तुरंत सड़क की तरफ अंधेरे में भागने लगी, जैसे अगर वो नहीं भागी तो कुत्ते उसे खा ही जाएंगे। अनन्या भागते हुए बड़बड़ा भी रही थी, भागो भागो, जान बचानी है तो भागो सुपरमैन भैया, प्लीज मुझे बचा लो। आ हा 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 हा। इतना कहकर वो रोने लगी। अनन्या जितनी डरपोक थी, वो उतनी ही ज्यादा शरारती भी थी।
वही दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। हर तरफ बस गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। तभी एक लड़का भागते हुए एक ब्लैक कलर की कार के पास गया और गेट खोलकर अंदर बैठे आदमी से बोला, बॉस, अब क्या करना है? उस लड़के की बात सुनकर वो आदमी डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, करना क्या है, हम इन सबको पैक करके जंगल में बहा दो वरना बम से उड़ा दो। उसकी बात सुनकर अहम उसके सर पर मारते हुए बोला, गधा कहीं का बॉस कहा है, और तुम ये क्या कर रहे हो आर्यन? आर्यन हमारे कहानी के हीरो अश्वथ का छोटा भाई है, जो किसी भी सिचुएशन को सीरियस नहीं लेता है। आर्यन ने थोड़े गुस्से से कहा, मैं ये अपनी भाभी को ढूंढने आया हूँ। मेरा दिल मुझसे कहता है मेरी भाभी माँ मुझे यही मिलेगी। उसकी बकवास सुनकर अहम दांत पीसते हुए बोला, हाँ, शायद जिन लोगों ने हम पर हमला किया है उन्हीं में से होगी कोई तेरी भाभी बेवकूफ कहीं का। इतना कहते ही अहम दूसरी तरफ जाके अपने दुश्मनों को मारने लगा। ये है अहम, हमारे हीरो के पर्सनल बॉडीगार्ड, जिनका दिमाग इतनी तेज चलता है कि इनके रहते आज तक कोई अश्वथ को कोई छू भी नहीं पाया। अहम के जाते ही आर्यन चुपके से कार से निकलकर भागने लगा। उसे तो बस अपने लिए भाभी ढूंढनी थी। आर्यन घर से निकलते ही खाली सड़क पर भागने लगा। किसी ने भी उसे भागते हुए नहीं देखा था। कुछ जाकर ही आर्यन किसी से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। आर्यन दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आह मार डाला, अभी तक तो मैंने भाभी माँ भी नहीं ढूंढी और मेरा पैर टूट गया। वही आर्यन से कोई और नहीं बल्कि अनन्या ही टकराई थी। वो भी आर्यन से टकराते ही जमीन पर गिर गई। पर जैसे ही उसने आर्यन की दर्द भरी चीख सुनी तो वो डरते हुए बोली, सॉरी, क्या आपको लग गई? एक लड़की की इतनी प्यारी और डरी हुई आवाज सुनकर आर्यन एकदम से चुप हो गया। फिर वो एकदम से अनन्या को पकड़कर रोते हुए बोला, भाभी माँ, मैंने आपको ढूंढ लिया है। आपको पता है भाई हमें कितना परेशान करते हैं, अब आप उन्हें अच्छा सबक सिखाना। उसकी बात सुनकर अनन्या पिघल गई, क्योंकि उसे भी तो रोज परेशान किया जाता था, इसलिए वो आर्यन का दर्द अच्छे से समझ रही थी। अचानक ही उसका दर्द खत्म हो गया और वो आर्यन को पकड़कर बोली, देवर जी आप चिंता मत करो, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो आर्यन को देखने लगी। वही आर्यन उसका हाथ पकड़कर बोला, तो चलो भाभी माँ भाई के पास चलते हैं, उन्हें सबक सिखाने। अनन्या भी आर्यन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, पर वो शायद भूल गई थी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और न ही उसका कोई देवर है। एपिसोड 2 भाई आपने बेबो डरा दिया। आर्यन अनन्या को लेके वापस अपनी कार में आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वही अनन्या जब से कार के अंदर आई थी, वो बस कार को ही घूरे जा रही थी। आर्यन ने जब अनन्या की इस हरकत को देखा तो वो एक्साइटेड होकर बोला, बेब, क्या ये कार अच्छी है? आपको पता है ये मेरी है, मैंने इसे अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है, वरना भाई तो मुझे पैसे भी नहीं देते, बिल्कुल मॉन्स्टर है। इतना कहकर वो रोनी सूरत बनाने लगा। ये देख अनन्या ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्या वह तुम्हें मारता भी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे दीदी मुझे मारती है। आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ही अनन्या फिर से बोली, बड़े भाई बहन ऐसे ही होते हैं, मॉन्स्टर है। इतना बोलते ही उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो गुस्से में भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वही आर्यन ने देखा कि अहम और सभी बॉडीगार्ड्स ने मिलकर दुश्मनों को मार दिया था। अब वो लोग अपनी अपनी कार में बैठे थे, सिवाय अहम के। तभी अहम आर्यन की कार के पास आ गया। वो जैसे ही आर्यन की कार का डोर खोलने वाला था, उससे पहले ही आर्यन ने कार को अंदर से लॉक कर दिया और अनन्या को नीचे छुपाकर कार का शीशा हल्का नीचे करके मुंह बनाकर अहम से बोला, अहम के बच्चे, मैं तुम्हें अपनी कार में नहीं घुसने दूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं है, इसे मैंने अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है, यह सिर्फ मेरी है। अगर तुम इसमें बैठोगे तो ये गंदी हो जाएगी। इतना कहकर उसने जल्दी से ड्राइवर को हिलाते हुए कहा, ड्राइवर जल्दी चलो जल्दी चलो।
आर्यन को इतनी अजीब हरकत करते देख अहम को उस पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि आर्यन हमेशा ही कोई ना कोई उटपटांग काम करता ही रहता था। अहम कुछ करता उससे पहले ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया और आर्यन को कार वहां से निकल गई। उसकी कार को जाते हुए देखकर अहम कुछ सोचते हुए बोला, कुछ तो गड़बड़ है, वरना आर्यन जब तक मुझे खरी खोटी न सुना ले तब तक वो यहाँ से जाता नहीं पता करना पड़ेगा। इतना कहकर वो तुरंत दूसरी कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। वही आर्यन की कार के अंदर अनन्या जो छुपी हुई थी वह सीट पर बैठकर आर्यन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी, जैसे पूछ रही है छुपाया क्यों। उसे देखकर आर्यन अपने चेहरे पर सीरियस वाले एक्सप्रेशन लाकर बोला, बेब सबसे पहले मैं आपको बुरे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी आपने जिस आदमी को देखा उसका नाम अहम है। वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हर वक्त मुझ पर नजर लगता है और मेरी जासूसी कर भाई से डांट खिलाता है। फिर आता है अगस्त्य, वह तो मुझसे और मेरी सुंदरता से बहुत जलता है, वो भी बहुत बुरा है। ऐसे ही आर्यन सबके बारे में बताने लगा और अनन्या भी बेवकूफों की तरह उसकी हर एक बातों पर विश्वास कर रही थी। कुछ वक्त बाद उनकी कार एक बड़े से महल जैसे घर के सामने रुकी। पूरा घर व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर का था। हर तरफ गार्ड्स गन लेकर खड़े थे। उस घर के बाहर काफी बड़ा गार्डन बना हुआ था, जहाँ हर तरफ के रंग बिरंगे फूल लगे थे। अनन्या विंडो से बाहर का हर एक नजारा अपना मुंह खोले देख रही थी। पहले आर्यन कार से निकला और अनन्या को अपने साथ लेकर चुपके चुपके घर के अंदर जाने लगा। अब तक अहम भी बॉडीगार्ड के साथ आ चुका था। वह भी चुपके चुपके आर्यन के पीछे जाने लगा, मगर उसने जब देखा आर्यन के साथ एक लड़की है तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एक अनजाने से डर ने उसे कस के जकड़ लिया, क्योंकि इस घर में कोई भी लड़की अलाउड नहीं थी और आर्यन एक लड़की को लेकर जा रहा था। ये देख अहम काफी डर चुका था। आर्यन जैसे ही अनन्या के साथ हॉल में पहुंचा, अचानक ही पूरे घर की लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते ही जहां आर्यन की आंखों में डर था, वहीं अनन्या की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थी। वो पूरे घर को देखने लगी, क्योंकि अंदर से घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। तभी एक डरावनी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? इस आवाज को सुनकर आर्यन और अनन्या दोनों ही डर गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया, फिर पलटकर सोफे की तरफ देखने लगे, जहाँ पर एक 28 साल का लड़का, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें काफी ज्यादा डरावनी नजर आ रही थी। उसके बाल माथे तक आ रहे थे, जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम और डरावना बना रहे थे। ये है हमारी कहानी के हीरो अश्वथ सिंह राठौर। अश्वथ से घर में हर कोई डरता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और सख्त इंसान है। अश्वथ ने अपनी डरावनी आंखों से पहले आर्यन को देखा, फिर अनन्या को देखने लगा, जो उसे देखकर डर रही थी। अनन्या का चेहरा देखकर एक पल के लिए अश्वथ की धड़कनें बढ़ गई। अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक सीन चलने लगा, जहां एक 15 साल की खूबसूरत सी लड़की 6 से 7 लोगों को अकेला ही पीट रही थी और हर इंसान को पीटते हुए गुस्से से बोल रही थी, गधों, आज तुम सबको तो मैं ही मारूंगी। तुम्हारी हड्डियों का चूरमा ने बनाए तो मैं इस दुनिया की सबसे प्यारी, खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की नहीं। तभी अचानक ही आर्यन की आवाज सुनकर अश्वथ होश में आया। वही आर्यन अनन्या से डरते हुए कह रहा था, बेब यही है भाई, इनसे बच के रहना, ये बहुत ही खतरनाक है और आपको इन्हीं से शादी करके इन्हें काबू में करना है। पर आप चिंता ना करो, जब तक आप इनको काबू में नहीं कर लेती तब तक मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बात तो जैसे अनन्या ने सुनी ही नहीं थी।
वो बेचारी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरते हुए अश्वत्थ को देख रही थी। अनन्या की शक्ल एकदम रोने जैसी हो गई थी। तभी अश्वत्थ उससे सर्द आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि अनन्या और डर गई। फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अपना गला फाड़कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अनन्या को कुछ आए या न आए, पर उसे रोना बहुत अच्छे से आता था। वही उसे यूं रोते देख आर्यन अश्वत्थ को देखते हुए बोला, भाई आपने मेरी बेब को डरा दिया। पता नहीं शादी के बाद उनका क्या होगा। भाई आप बहुत बुरे हो। इतना कहकर वो अनन्या को चुप कराते हुए बोला, बेब शांत हो जाओ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इस घर में मुझे छोड़कर, यानी आपके होने वाले प्यारे देवर को छोड़कर हर कोई बुरा है। उसकी बात सुनकर अचानक अनन्या शांत हो गई और फिर अश्वत्थ को देखकर गुस्से से बोली, मॉन्स्टर। उसने मॉन्स्टर काफी जोर से बोला था, जिसे सुनकर अश्वत्थ की आंखें और गहरी हो गई। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और घूर के अनन्या को देखने लगा। तभी अहम जो अंदर आ रहा था, उसने भी अनन्या को मॉन्स्टर कहते हुए सुन लिया था। अब वो अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, क्योंकि उसे डर था कहीं अश्वत्थ अनन्या के साथ कुछ कर न दे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से कंधा पकड़कर एक लड़का उससे बोला, ऐसी कौन सी लड़की आ गई जो हमारे बॉस से जवान लड़ा रही? अहम हंसते हुए बोला, अगस्त्य, ऐसा काम तो सिर्फ आर्यन ही कर सकता है। मुझे तो देखते ही लग रहा है कि ये लड़की भी उसी की तरह ही बेवकूफ है। वही अश्वत्थ को खड़े होते देख अनन्या और जोर से रोने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अश्वत्थ ने उसे खूब पीटा हो, इसलिए वो रो रही है। अश्वत्थ अनन्या पास जाने लगा। अचानक ही उसके पास पहुंचकर अश्वत्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देख अनन्या एक पल के लिए रोना भूल गई, मगर जैसे ही उसने अश्वत्थ का कठोर चेहरा देखा, वो फिर से गला फाड़ के रोने लगी। फिर वो बेहोश होकर अश्वत्थ के सीने पर गिर गई। पर बेहोश होने से पहले भी उसके जुबान पर एक ही था, मॉन्स्टर खा जाएगा, आर्यन भागो। उसकी ये बात सुनकर अश्वत्थ की आंखें गहरी हो गई। अनन्या गिर ना जाए, इसलिए उसने उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। वही आर्यन, अगस्त्या और अहम अपना मुंह फाड़े अश्वत्थ को देख रहे थे, जिसने आज तक कभी किसी लड़की को एक नजर भी नहीं देखा था। वो आज एक लड़की को गले लगाकर खड़ा है। एपिसोड 3, अनन्या की नजर अश्वत्थ की प्रॉपर्टी पर। अनन्या के बेहोश होते ही आर्यन ने अश्वत्थ को डांटते हुए कहा, भाई, मैं कितनी मुश्किल से अपने लिए बेब ढूंढ के लाया हूँ और आप हो कि उन्हें डरा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। आर्यन तो बस अश्वत्थ को सुनाए जा रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अश्वत्थ उसे कितने गुस्से से देख रहा है। वही आर्यन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अहम उसके मुंह पर हाथ रखकर खिसियानी हंसी हंसकर उसके कान में बोला, आर्यन चुप हो जा। हमें पता है कि तुझे इस राक्षस से डर नहीं लगता, पर हमें तो लगता है। प्लीज मेरे भाई अपना मुंह बंद कर ले, वरना इसका गुस्सा हम सब पर निकलेगा। पर आर्यन कहाँ चुप रहने वाला था। उसका तो सबसे फेवरेट काम ही है बोलना और खाना। उसने अहम को खुद से दूर करके मुंह बनाकर कहा, मैं क्यों चुप रहूं? अगर राक्षस गुस्सा होता है तो जाकर आप शांत कराओ। मैं तो चुप नहीं रहूंगा, मुझे मेरी बेब के लिए इंसाफ चाहिए। मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अगर भाई ने मेरे बेब को डराया तो। उसकी भूख हड़ताल वाली बात सुनकर अगस्त्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, जो इंसान पैदा होते ही खाने के लिए सीधा फ्रीज में घुस गया था, वो भूख हड़ताल की बात कर रहा है। वही उन लोग को लड़ता देख अश्वत्थ अपनी कर्कश आवाज में बोला, अगर तुम सबको लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो, वरना अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वो जैसे ही वो अनन्या को गोद में उठाने को हुआ तो आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उस घूरते हुए कहा, भाई आप मेरी बेब को कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं आप इन्हें बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे? मैं बता रहा हूँ, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा और आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। अश्वत्थ ने आर्यन को इग्नोर किया
और अनन्या को गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया। फिर बिना किसी भाव के आर्यन से पूछा, कौन है ये और कहाँ से लेकर आए हो तुम इसे? अपने भाई का सवाल सुनकर आर्यन एकदम चुप हो गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, भाई मैं बेब को ढूंढने गया था और भाभी भी मुझे ढूंढ रही थी, तो हम रास्ते में मिल गए। क्या ये अच्छा नहीं है कि मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बेब भी मिल गई। अब बस आप जल्दी से शादी कर लो। उसे बातों को घूमता देख अहम थोड़े गुस्से से बोला, बताओ इस लड़की का नाम क्या है और ये तुम्हें कहाँ मिली? 1 मिनट कहीं भाभी बनाने के चक्कर में तुम इसे जबरदस्ती तो नहीं उठा कर लाए? अपने ऊपर इल्जाम लगते देख आर्यन बेचारा सा मुंह बनाकर जमीन पर बैठ कर गया और अपने हाथ पैर पटकते हुए बोला, नहीं नहीं, भाभी मेरे साथ आई है। उन्होंने कहा था वह मेरी बेब बनेगी। देखना एक बार उन्हें होश आ जाए, फिर मैं उनके साथ घर छोड़कर चला जाऊंगा। बस भाई आप प्रॉपर्टी बेब के नाम कर देना, फिर मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। जब देखो बस आप सब मुझे डांटते रहते हैं। इतना कहकर वो जमीन पर लेट गया। उसकी हरकतों को देखकर अगस्त्य ने अपने सर पर हाथ रख लिया और परेशान होकर बोला, इस बेवकूफ का कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो डर है कहीं ये सच में इस लड़की को किडनैप करके तो नहीं लाया है। बेचारी कितना डर रही थी। तभी आर्यन तपाक से बोला, हाँ, और वो भाई से डर रही थी और उन्होंने तो भाई को शैतान भी कहा। तभी अनन्या जो बेहोश थी वो अचानक ही उठकर बोली, नहीं नहीं, राक्षस नहीं, मॉन्स्टर बोला था। अचानक उसकी आवाज सुनकर सब उसे देखने लगे तो अनन्या अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए सोफे से उठी और बिजली की रफ्तार से आर्यन के पीछे छुप गई। फिर आर्यन के कान में धीरे से बोली, आर्यन तुमने तो कहा था तुम्हारे घर में सब बुरे लोग रहते हैं, पर यहाँ तो सब मास्टर है, वो भी बुरे वाले। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, वरना सब मुझे खा जाएंगे। फिर मैं अपना सीरियल ब्रह्मराक्षस कैसे देखूंगी? उसके ये कहते ही आर्यन अश्वथ की तरफ इशारा करके धीरे से उसके कान में बोला, बेब प्लीज चिंता मत करो, बस एक बार आप भाई से शादी कर लो और उनकी आधी प्रॉपर्टी ले लो। उसके बाद हम घर से भाग जाएंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर हमें डराने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर अनन्या की आंखें बड़ी हो गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या यह मुझसे शादी करके मुझे पैसे देगा? अरे शादी करने क्या जरूरत है, मैंने टीवी पर देखा है प्रॉपर्टी पाने के लिए लोग साइन भी तो करा लेते हैं, हम भी करा लेंगे और भाग जाएंगे। वही वह दोनों भले ही धीरे से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज काफी तेज थी, जिसे अहम, अश्वथ और अगस्त्य साफ सुन पा रहे थे। अगस्त्य अश्वथ को देखकर अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, वैसे मुझे नहीं पता था तुम्हारा भाई अपने ही जैसे किसी नमूने को उठा कर लाएगा तुमसे शादी करवाने के लिए। वैसे बच के रहना, वरना ये दोनों तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर उड़ जाएंगे। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगा तो अश्वथ उसे गुस्से से देखने लगा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर अगस्त डर के मारे चुप हो गया। अगस्त भले ही अश्वथ के बचपन का दोस्त है, पर उसे अश्वथ के गुस्से से बहुत डर लगता है। वही अश्वथ ने जल्दी से अनन्या का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, तुम मेरे भाई को क्या सिखा रही हो? अचानक से ही अश्वथ को देखकर अनन्या डर गई, मगर फिर उसने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और जोर से गला फाड़कर रोने लगी। उसे रोता देख अश्वथ ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। उसे लग रहा था कि उसने अनन्या का हाथ कस के पकड़ लिया था, इसलिए ही वो रोने लगी। पर अनन्या ने टीवी सीरियल में देखा था कि जब भी कोई मॉन्स्टर किसी को पकड़ता है तो वह उसे खा जाता है, और अनन्या को तो अश्वथ किसी मास्टर से कम नहीं लगता था, इसलिए जब भी अश्वथ उसके करीब जाता है तो वो रोने लगती है। वही जैसे ही अश्वथ अनन्या से दूर हुआ, अनन्या एकदम से चुप हो गई और अपनी पनीली आंखों से उसे देखने लगी। मगर अश्वथ ने जैसे ही फिर से अपना एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, वह फिर से रोने लगी तो अश्वथ फिर से पीछे हो गया। ये देख अनन्या फिर से चुप हो गई। लगभग 2-3 बार ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर अहम और अगस्त्य अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। आर्यन जमीन से खड़ा हुआ और अनन्या से बोला, बेब आप सबसे दूर ही रहना, चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ।
इतना कहकर वो अनन्या को लेके जाने लगा। तभी अश्वत्थ उसे रोकते हुए सर्द आवाज में बोला, अश्वत्थ सिन्हा राठौर किसी अनजान इंसान को अपने घर में नहीं रखता। उससे डरकर फिर से अनन्या आर्यन के पीछे छुप गई। फिर अपना चेहरा निकालकर मासूमियत से बोली, पर मुझे आपके घर में नहीं रहना, मुझे तो रूम में रहना है और बेड पर सोना है। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। वो अनन्या को अपने पास आने का इशारा करते हुए बोला, यही बात मेरे पास आकर कहो, वरना अभी के अभी मेरे घर से जाओ। वही पता नहीं अनन्या को अचानक क्या हुआ। उसने कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी घर से, ये मेरा भी घर है। आज ये पहली बार था जब कोई लड़की अश्वत्थ से जबान लड़ा रही थी। वही अश्वत्थ को अनन्या बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने डेविल स्माइल करके अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, तो ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? उसकी डरावनी आवाज सुनकर अनन्या डर गई और आर्यन के पीछे जाकर बोली, जब मेरी शादी हो जाएगी तब ये मेरा भी घर होगा। फिर देखना, मैं आपको इस घर से गेट आउट कर दूंगी। ऐसा मैंने इस सीरियल में देखा था कि विमला ने अपने पति को प्यार के जाल में फंसाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया था। मैं भी आपको प्यार के जाल में फंसाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी, देखना। अनन्या को खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। वो तो बस जो सीरियल में देखी थी बस वही बोल रही थी। वही उसकी बात सुनकर अश्वत्थ का चेहरा काला पड़ गया। यह पहली बार था जब कोई लड़की उससे डर भी रही थी और उसे धमकी भी दे रही थी। एपिसोड 1 तुम ही हो, वो जिसने सालों पहले मेरे सुकून को चुरा लिया था। अश्वत्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी डार्क हो गए थे अनन्या की बातें सुनकर, जिसे आर्यन साफ देख पा रहा था। उसने जल्दी से अनन्या का मुंह बंद कर दिया और हंसते हुए अश्वत्थ से कहा, भाई वो बच्ची है बिल्कुल मेरी तरह, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी या बेब की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही अब हम ये से भागेंगे। आर्यन भले ही सामने से ये सब बोल रहा था, पर उसके मन में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था जो सिर्फ उसे ही पता था। इतना कहने के बाद आर्यन अनन्या को लेके गेस्ट रूम की तरफ जाने लगा। अश्वत्थ आर्यन और अनन्या को तब तक देखता रहा जब तक वो दोनों उसकी आंखों से ओझल न हो गए। वही अहम और अगस्त बड़े ही गौर से अश्वत्थ को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अहम ने हंसते हुए अश्वत्थ से कहा, बॉस, जिन लोगों ने उस सुनसान जगह पर हमारे आदमियों पर हमला किया था उसके बारे में हम पता कर रहे हैं। सुबह तक मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। इतना कहने के बाद अहम ने अपना सर झुका लिया। वहीं उसकी बात सुनकर अश्वत्थ ने सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी, पर उसने बोला कुछ नहीं, क्योंकि वो तो इस वक्त किसी और ही ख्यालों में गुम था। अचानक ही अश्वत्थ की आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आ गया, जो एक लड़के को गुस्से से देखते हुए बोल रही थी, ओ मिस्टर, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ और तुम मुझे अपनी होने वाली बीवी बनाना चाहते हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उसके सामने खड़े लड़के ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मुझे तुम्हारी उम्र से फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर उस लड़की का पारा हाई हो गया। उसने एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर जड़ दिया। तभी एकदम से अश्वत्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। इस वक्त उसके माथे से हल्का हल्का पसीना निकल रहा था। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। उसे जाते हुए देखकर अगस्त अपनी आंखें छोटी करके बोला, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अश्वत्थ पहले से ही इस लड़की की जनता है। उसकी बात सुनकर अहम भी बोला, सही कहा, वरना अश्वत्थ तो अजनबियों से बात भी नहीं करता, और ये तो उसने एक अजनबी लड़की को ही अपने घर में रख लिया। इतना कहने के बाद दोनों बाहर चले गए। रात के 1 बजे अश्वत्थ के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर जगह की लाइट बंद थी, पर अश्वत्थ की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने रूम में बैठकर वाइन पी रहा था, क्योंकि अश्वत्थ को 5 साल पहले एक हादसे के कारण इंसोमिनिया हो गया था। तब से ही वो बड़ी ही मुश्किल से सो पाता था। ये काल्पनिक है,
तभी अश्वत्थ कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और सीधा अनन्या के रूम में जाकर उसे घूरने लगा। वही अनन्या मजे से सॉफ्ट सा बेड पकड़ सो रही थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे हमेशा जमीन पर ही सुलाती थी। अनन्या भी एक बड़े घर की बेटी थी, पर उसकी सौतेली माँ ने कभी भी उसे कोई फैसिलिटी नहीं दी। अश्वत्थ पहले उसे घूरता रहा, फिर उसके पास जाकर उसके बालों को अपने हाथ में फंसाकर सर्द आवाज में बोला, तुम ही हो वो जो सालों से रोज मेरे सपने में आकर मुझे सोने नहीं देती। तुम ही हो वो जिसने सालों पहले मेरे सुकून को चुरा लिया था। इतना कहकर वो अनन्या का चेहरा गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर अनन्या के होठों पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक आ गई। उसने धीरे से अपने होठों को अनन्या के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वही अनन्या इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसका फायदा उठा रहा है। कुछ देर तक किस करने के बाद अश्वत्थ अनन्या से दूर हो गया और फिर तुरंत रूम से बाहर चला गया। अश्वत्थ जैसे ही घर के बाहर निकला, उसके पीछे पीछे कई सारी परछाई भी बाहर चली गई, जिस पर अश्वत्थ ने ध्यान नहीं दिया। वही अहम अश्वत्थ का पीछा करते हुए मुंह बनाकर अपने बगल में बैठे अगस्त से बोला, यार इसे नींद नहीं आती तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी नहीं आती। पता नहीं इतनी रात को ये भूतों की तरह कहाँ भटकने जा रहा है। वही अगस्त, जिसके आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी, वो किसी को फोन करते हुए बोला, हमारी अकेले की ही नींद क्यों खराब हो। उसके इतना कहते ही दोनों डेविल स्माइल करने लगे। तभी अगस्त ने जिसे फोन किया था वो फोन रिसीव करके गुस्से से बोला, गधों इतनी रात को क्यों नींद खराब कर रहे हो। उसने इतना कहा ही था कि उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अगस्त बोला, अभिषेक तुम जल्दी आओ, ये अश्वत्थ फिर से रोड पर भूतों की तरह भटकने के लिए निकल पड़ा है। और हाँ, बाकियों को भी बुला लो, सिर्फ हम ही क्यों अपनी नींद खराब करें। इतना कहते ही उसने फोन काट दिया और अहम को देखकर हंसने लगा। वही दूसरी तरफ अश्वत्थ अपनी कार को बहुत ही तेज ड्राइव कर रहा था। शायद उसने कार में बैठने से पहले ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी कार में पहले से ही एक इंसान मौजूद है। इस वक्त अश्वत्थ का पूरा फोकस सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर था। तभी बैक सीट पर जो इंसान सो रहा था वो उठकर अंगड़ाई लेते हुए आलस से अश्वत्थ को देखने लगा। फिर वो जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया और खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, बॉस हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम लोग ड्राइव पर जा रहे हैं। वही अचानक ही किसी इंसान को अपनी कार में देखकर अश्वत्थ चौंक गया, जिस कारण उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार सीधा सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। वही अश्वत्थ की कार का पीछा कर रहे बॉडीगार्ड और अहम ने जब ये देखा तो वो लोग डर गए। अहम ने तुरंत कार रोकी और जल्दी से वो और अगस्त निकलकर अश्वत्थ की कार के पास चले गए। वही कार के लड़ते ही अश्वत्थ ने गुस्से से पैसेंजर सीट पर बैठे इंसान को देखा, जो अपना सर पकड़कर बैठा था। अश्वत्थ ने अपनी सर्द आवाज में उस इंसान से पूछा, अयांश तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। अश्वत्थ की सर्द आवाज सुनकर अयंश यानी अंश, जो अभी तक अपना सर पकड़कर बैठा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए अश्वत्थ की तरफ देखा तो डर के मारे उसके माथे से पसीना निकलने लगा। ये है अयांश उर्फ अंश, अश्वत्थ के चाचा का बेटा, जो सिर्फ नाम के लिए ही अश्वत्थ के साथ ऑफिस जाता है, वरना इसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये कभी अश्वत्थ को भाई करता है तो कभी बॉस। अंश अपने पसीने को पोंछकर हकलाते हुए बोला, भाई वो। अंश को इतना डर लग रहा था कि वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा था। वही उसे हकलाते देखकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से कार से उतरकर खड़ा हो गया और अपनी रौबदार आवाज में बोला, अभी के अभी सब मेरे सामने आओ। अश्वत्थ को पता था कोई न कोई जरूर उसका पीछा कर रहा होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई अचानक से उसकी कार में आ गया हो या उसका पीछा कर रहा हो। वही अश्वत्थ के ये बोलते ही 5 सेकंड के अंदर सभी लोग अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़े हो गए। सबसे आगे अंश, अगस्त और अहम खड़े थे।
उन सभी को अपनी जलती नजरों से देखते हुए अश्वत्थ ने पूछा, तुम सभी को मेरा पीछा करने की परमिशन किसने दी? सभी बस अपना सर झुकाए खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोल दे। उन सबको कुछ न बोलते देख अश्वत्थ बिना किसी भाव के बोला, सुबह तक तुम सब यही रहकर इस एरिया की सफाई करो, और अगर सुबह तक ऐसा नहीं हुआ तो मरने के लिए तैयार रहना। इतना कहने के बाद वो दूसरी कार से तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अंश रोनी सूरत बनाकर बोला, भाई कितने पत्थर दिल है, अब भला इस सुनसान रोड को हम कैसे साफ करें? रोड तो चल भी जाएगा पर ये एरिया नहीं। अगस्त भी अश्वत्थ को कोसते हुए उस पूरे इलाके को देखते हुए बोला, कैसा दोस्त है वो, हम उसकी रक्षा के लिए पीछा कर रहे थे और उसने हमें ही पनिशमेंट दे दी। उन दोनों की बातों को इग्नोर करके अहम ने किसी को कॉल करके कहा, हाँ अभिषेक बॉस अभी निकले हैं, उनका पीछा करो और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर उसने जैसे ही फोन काट के सामने देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि अगस्त, अंश और सभी बॉडीगार्ड्स उसे घूर रहे थे। अंश अहम को उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, कमीने अभी तक हमें फंसाकर मन नहीं भरा, तेरा जो उसे भी मेरे राक्षस भाई के पास भेज दिया। वो बोल ही रहा था कि तभी एक बॉडीगार्ड आकर उसे झाड़ू देते हुए बोला, सर झाड़ू। उस झाड़ू को देख अगस्त उस बॉडीगार्ड को मरते हुए बोला, अबे क्या तुझे पता था कि वो राक्षस हमसे सफाई करवाएगा, जो तू ये लेकर घूम रहा है? वही दूसरी तरफ अश्वत्थ वापस घर आ गया था। अपने रूम में जाते वक्त उसे फिर से अनन्या का ख्याल आया तो वो अपनी जगह पर रुक गया और पलटकर गेस्ट रूम की तरफ चला गया। अनन्या के रूम में पहुंचकर अश्वत्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया और वापस अपने रूम में आ गया। अश्वत्थ अनन्या को अपने बेड पर लिटाकर डेविल स्माइल करके बोला, मैं अब तुम्हें फिर से कहीं नहीं जाने दूंगा, माई लिटिल ग्रीडी गर्ल। तुम्हें अब मैं अपना बनाऊंगा। तुम्हें मैं खुद के अंदर इतना बसा लूंगा कि तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, और तुम्हारे मन में, ख्यालों में और दिल में सिर्फ मैं ही मैं रहूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, लिटिल ग्रीडी गर्ल। अश्वत्थ अनन्या को ग्रीडी इसलिए बोल रहा है क्योंकि अनन्या की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर जो थी। इतने कहने के बाद अश्वत्थ अनन्या को घूरने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक और एक सनक थी। सुबह के 7 बजे आर्यन उठते ही नहा धोकर सबसे पहले अनन्या के रूम में गया, पर जब उसने रूम में अनन्या को नहीं पाया तो उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। आर्यन भागते हुए नीचे आया और हॉल के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाया, मॉन्स्टर आप कहाँ हो? और आपने मेरी बेब को कहाँ गायब कर दिया? वही अश्वत्थ जो सोफे पर बैठ के ब्लैक कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने एक नजर भी आर्यन को नहीं देखा और चुपचाप अपनी कॉफी पिया रहा। आर्यन ने जब देखा कि उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा है तो वो जाकर सीधा उसकी गोद में बैठ गया और उसे कस के पकड़ कर बोला, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि बेब कहाँ है तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और न ही कॉफी पीने दूंगा। उसकी इस हरकत से अश्वत्थ उसे घूरने लगा। फिर उसने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम नहीं उठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर उसकी वार्निंग का आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। वो चिल्लाते हुए बोला, भाई आपसे बुरा कोई है भी नहीं, बताइए बेब कहाँ है, वरना मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, फिर आप रहिएगा अपने इस मॉन्स्टर हाउस में। अयान की फालतू की बकवास सुनकर अश्वत्थ को गुस्सा आ रहा था। उसने कॉफी को साइड में रखा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जिस कारण आर्यन अपना बैलेंस नहीं बना पाया और जमीन पर गिर गया। आर्यन जमीन पर गिरते ही बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसके इस नाटक से अश्वत्थ अच्छे से वाकिफ था। उसने घूरते हुए आर्यन से कहा, जाओ और जाकर तैयार हो, हमें ऑफिस भी जाना है, और अगर तुम लेट हुए तो पूरे ऑफ के वॉशरूम को साफ करना। वही अश्वत्थ की धमकी सुनकर भी आर्यन नहीं उठा। ये देख अश्वत्थ वहाँ से जाने लगा, तभी उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। मॉन्स्टर ने आर्यन को मार दिया, कोई पुलिस को बुलाओ। इस आवाज को सुनकर अश्वत्थ के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए, जिसे सुनकर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर बिना किसी भाव के अनन्या को देखने लगा।
वही अनन्या जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, उसकी नजर तो सिर्फ आर्यन पर थी, जो जमीन पर लेटा था। अनन्या भागते हुए आर्यन के पास पहुंची और उसे उठाते हुए बोली, आर्यन देवर जी उठिए, आपको क्या हो गया है? इतना कहते कहते वो रोने लगी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे। उसके आंसू को देखकर अश्वत्थ अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुम्हें रोने के सिवा कुछ आता भी है? उसकी आवाज न ज्यादा नर्म थी और न ज्यादा कठोर। फिर भी अनन्या को उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। पर फिर भी वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोली, आप ही ने मेरे देवर जी को मारा है। मैं पुलिस में आपकी शिकायत करूंगी कि आपने उनका खून पीकर उन्हें मार दिया। आप मॉन्स्टर हैं, मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। उसके बार बार मॉन्स्टर बोलने से अश्वत्थ का चेहरा डार्क हो गया। अचानक ही आसपास का माहौल डरावना हो गया, जिसे बेहोशी का नाटक कर रहे आर्यन ने भी महसूस कर लिया था। अश्वत्थ धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अनन्या पीछे जाने लगी, पर अश्वत्थ उससे ज्यादा तेज था। वो जल्दी से अनन्या के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब करके ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हें मॉन्स्टर लगता हूँ। इतना कहकर वो अपनी गहरी आंखों से अनन्या होठों को देखते हुए आगे बोला, इसी मुंह से तुमने मुझे मॉन्स्टर बोला है ना? बोलो, क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर दिखता हूँ? उसके इस तरह बोलने से अनन्या बहुत ही ज्यादा डर गई। वो खुद में ही सिमटी जा रही थी, पर उसकी जुबान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा, मॉन्स्टर 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 मॉन्स्टर। मैं बार बार बोलूंगी, मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। अश्वत्थ ने घूर के उस छोटी लड़की को देखा, जो उससे डरकर उसकी ही बाहों में सिमटी जा रही थी, मगर उसकी कैंची जैसी जबान बराबर चल रही थी। अश्वत्थ उसे वार्निंग देते हुए बोला, अगर फिर से तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा तो तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी बात सुनकर अनन्या ने मुंह फुला लिया। फिर अश्वत्थ के सीने में खुद के चेहरे को छुपाते हुए डर के बोली, हम भारत देश के निवासी हैं, हमें जीने का अधिकार है, ऐसा मैंने टीवी में देखा था विभूति भैया को कहते हुए, इसलिए हमें मत डराओ मॉन्स्टर। वही आर्यन जो बेहोशी का नाटक कर रहा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अनन्या और अपने भाई को देखा और फिर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। वही अश्वत्थ अनन्या के चेहरे को पकड़कर खुद की तरफ करते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर कैसे खून चूसते हैं? तुमने ही कहा था ना, मैं मास्टर हूँ जो खून पीता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मॉन्स्टर कैसे खून पीते हैं। इतना कहकर उसने अपने सख्त होठों को अनन्या के नर्म होंठों पर रख दिए और किस करने लगा। पहले तो अनन्या शॉक हो गई, मगर फिर वो अश्वत्थ को खुद से दूर करने लगी। उसकी इस हरकत से अश्वत्थ और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। उसने जोर से अनन्या के होठों को काट लिया, जिसके कारण अनन्या के होठों से खून निकलने लगा। तभी अश्वत्थ अनन्या से दूर होके अपने होठों पर लगे खून को साफ करते हुए डेविल स्माइल करके बोला, मॉन्स्टर ऐसे ही खून पीते हैं, खासकर अगर वो मास्टर अश्वत्थ सिन्हा राठौर होता, समझी। अनन्या को तो अश्वत्थ की बात सुनी ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अश्वत्थ के होठों पर लगे खून पर था। वही अनन्या को कुछ न बोलते देख अश्वत्थ वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाते ही अनन्या होश में आकर चिल्लाई, मेरा खून, मुझे मेरा खून चाहिए, मुझे कमजोरी जैसा फील हो रहा है। इतना कहते कहते वो जमीन पर बैठ गई और सर पकड़कर बोली, मॉन्स्टर ने मेरा खून पी लिया, अब मैं खून की कमी से मार जाऊंगी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। आहा हा हा हा। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों को सर पर रख के रोने लगी, जैसे वो सच में मरने वाली हो। उसे रोने देख आर्यन उसके पास जाकर घबराते हुए बोला, बेब आपको कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर आप जाकर भाई का खून पी लेना। अनन्या भी तुरंत खड़ी हो गई। फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने अनन्या का इलाज किया और अनन्या ने तो जबरदस्ती खुद को खून भी चढ़वा लिया। डॉक्टर और नर्स सभी लोग आर्यन और अनन्या से परेशान होकर उन्हें हॉस्पिटल से ही बाहर निकल दिया।
अनन्या बाहर खड़ी होकर हॉस्पिटल को देखकर बोली, देखना ये हॉस्पिटल गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये एक गरीब लड़की का श्राप है। आर्यन भी गार्ड्स को देखकर बोला, हमें बाहर निकाला है ना, देखना भगवान तुम्हें बहुत जल्द उठा लेंगे। उनकी बातें सुनकर हॉस्पिटल के गार्ड्स ने उन दोनों के ऊपर गन तान दी, जिसे देख दोनों अचानक ही गायब हो गए। वही दूसरी तरफ अनन्या के घर पर अनन्या की सौतेली माँ अपनी बेटी रिया और अरुण के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। अपना नाश्ता खत्म करके रिया वो से जाने लगी। तभी उसकी माँ उसे रोकर बोली, रिया बेटा जाकर उस अनन्या को बुला ला, ताकि वो बचा हुआ खाना खा सके, वरना ये सब बर्बाद होगा। इतना कहने के बाद उनके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। अनन्या की सौतेली माँ हमेशा उसे बचा कुचा ही खाना देती थी। वही रिया अपनी माँ की बात सुनकर घमंड से बोली, माँ वो पागल और डरपोक लड़की अब ये नहीं है, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर उसकी माँ यानी लीला जी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है? रिया इरिटेट होकर बोली, मॉम वो लड़की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहकर वो अजीब तरह से मुंह बनाने लगी। तो लीला जी उसे पकड़कर समझाते हुए बोली, बेटा अगर वो लड़की चली गई तो इतने सालों पुराना मेरा खेल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रिया कंफ्यूज हो गई। तो अरुण भी गुस्से से रिया को देखने लगा। वहीं अहम, अगस्त और अंश अश्वत्थ के कैबिन में अपना सर झुकाकर खड़े थे। तभी अहम के पास किसी का कॉल आया, तो अश्वत्थ ने उसे फोन स्पीकर पर करने को कहा। वही अहम ने डरते हुए कॉल रिसीव करके स्पीकर पर कर दिया। तभी फोन के दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर सभी चौंक गए और अश्वत्थ का चेहरा सख्त हो गया। टी हॉस्पिटल के बाहर कई सारी ब्लैक कलर की BMW कार का काफिला आकर रुका। सभी कार से बॉडीगार्ड्स निकलकर बीच वाली कार के पास खड़े हो गए। तभी अहम ने जल्दी से आकर बीच वाली कार के बैक सीट का डोर खोला, तो उसमें से एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने हैंडसम सा लड़का बाहर निकला। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थ था। कार से निकलते ही अश्वत्थ सीधा हॉस्पिटल के अंदर चली गया। उसके पीछे पीछे अहम, अगस्त और अंश भी अंदर चले गए। उन चारों के ही चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। वही आसपास मौजूद लोग इन चारों को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि ये चारों ही गजब के हैंडसम लग रहे थे। लड़कियों की तो नजरें ही नहीं हट रही थी उन चारों से। वही सबको इग्नोर करके वो चारों एक वार्ड के अंदर चले गए, जहां अनन्या बेड पर लेटी थी और आर्यन उसके पास ही स्टूल पर बैठा था। अश्वत्थ ने देखा अनन्या के हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। ये देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ लिया। वही अनन्या को जब एहसास हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ है, तो उसने घूर के उस इंसान को देखा, मगर अश्वत्थ को अपने पास देख वो चिल्लाने लगी, मॉन्स्टर मॉन्स्टर बचाओ, ये फिर से मेरा खून पीने आया है, इस बार तो मैं मर हो जाऊंगी। अनन्या ऐसे चिल्ला रही थी जैसे अश्वत्थ सच में उसे मरना चाहता है। ये देखकर अहम, अगस्त और अंश शॉक हो गए। अहम आगे बढ़कर अनन्या को शांत कराते हुए बोला, मिस क्राई गर्ल शांत हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं और बॉस तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर अनन्या बिस्तर से उठकर आर्यन के पीछे जाते हुए बोली, हाँ वो कुछ नहीं करेंगे सिवाय मेरा खून पीने के। सुबह भी इन्होंने मेरा खून पिया था, यहाँ से वो भी ढेर सारा। इतना कहकर वो अपने होठों की तरफ इशारा करने लगी। उसकी बात सुनकर अहम, अगस्त और अंश अश्वत्थ को अपनी आंखें फाड़े देखने लगे। अंश ने अनन्या की तरफ इशारा करके अश्वत्थ से कहा, भाई आपने इस बच्ची का फायदा उठाया, आपको शर्म नहीं आई? बोलिए। अगस्त भी थोड़े गुस्से से बोला, अश्वत्थ तुमने किस बच्ची को किस किया और हमें बताया भी नहीं, लगता है अब तुम हमें अपना नहीं मानते हो। इतना कहकर उसने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे अश्वत्थ ने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। वही अनन्या को अश्वत्थ को यूं दांत खाता देख बहुत अच्छा लग रहा था, पर जब उसने खुद के लिए बच्ची शब्द सुना तो वो आग बबूला हो गई।
पर सामने से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो आर्यन के पीछे से ही बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरे 21 ईयर की हूँ। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वार्ड के अंदर डॉक्टर आ गया। उस डॉक्टर के माथे पर पट्टी बांधी हुई थी। उसने अनन्या को डरते हुए देखकर सभी से कहा, क्या आप सब मिस अनन्या के साथ हैं? प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये जबरदस्ती यहाँ है। देखिए हमारा पूरा स्टाफ परेशान हो चुका है, अब हम और इन्हें नहीं झेल सकते। इतना कहकर जैसे ही डॉक्टर की नजर अश्वथ से मिली वो डर गए, क्योंकि अश्वथ उन्हें गुस्से से देख रहा था। अश्वथ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि डॉक्टर उसकी अनन्या का नाम ले। उसने डॉक्टर से रूड वॉइस में कहा, गेट आउट। उसके डरावने एक्सप्रेशन को देखकर डॉक्टर तुरंत भाग गया। डॉक्टर के जाते ही अश्वथ ने अनन्या का हाथ पकड़कर खुद के करीब कर लिया और उसे गिरने लगा। उसने कस के अनन्या की पतली कमर को पकड़कर कहा, हे लिटिल गर्ल, क्या तुम मेरी शिकायत कर रही हो? अनन्या ने पहले अपना सर हाँ में हिलाया, फिर न में हिलाकर बोली, नहीं नहीं। इतना कहते कहते वो वहाँ से भागने लगी। वही अश्वथ का एक नया रूप देखकर अगस्त और अंश अपनी जगह पर किसी स्टेचू की तरह खड़े हो गए। पर आर्यन तो खुश था। वो खुशी से बोला, भाई आप भी रोमांटिक हो सकते हैं, यकीन नहीं हो रहा। अब तो लगता है कि कुछ ही वक्त में मैं चाचू बन जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो अहम की पीठ पर चढ़ गया, तो अहम उसे खुद से दूर करते हुए बोला, अरे पागल इंसान, हटो मेरे ऊपर से, गधा कहीं का। अपने लिए गधा सुनकर आर्यन खुश होकर बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे अलावा कोई मेरी असलियत नहीं जान सकता। प्लीज तुम भाई को भी बताओ न कि मैं गधा हूँ, और गधा तो कोई काम नहीं करता, फिर भाई मुझे काम क्यों देते हैं? उसकी बकवास सुनकर अहम और अगस्त उससे थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि आर्यन के साथ रहकर वो दोनों भी पागल हो जाएंगे। वही अश्वथ ने जबरदस्ती अनन्या को गोद में उठाया और बाहर जाने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर इसके उलट अनन्या उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी। उसे चुप कराने के लिए अगस्त कुछ सोचकर बोला, हे रैबिट, अगर तुम चुप हो जाओगी तो ये मॉन्स्टर तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी दे देगा। उसके इतना कहते ही अनन्या ऐसे चुप हो गई जैसे वो रो ही नहीं रही थी। ये देख अंश हंसते हुए बोला, ग्रीडी गर्ल। तो आर्यन जो उसकी पीठ पर बैठा हुआ था, वो उसके बालों को पकड़कर बोला, चुप कर अंशी, और खबरदार अगर तूने मेरी बेब को कुछ कहा तो। वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक औरत पर गई। उस औरत को देखते ही उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो गई। अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंश को जैसे ही महसूस हुआ कि आर्यन रो रहा है, तो उसने घबराते हुए पूछा, हे लिटिल बॉय, तुम रो रहे हो? वही जैसे ही अश्वथ, अहम और अगस्त ने ये सुना कि आर्यन रो रहा है, तो वह सब घबरा गए। अश्वथ ने अनन्या को गोद से उतारकर आर्यन के बालों को सहलाकर पूछा, क्या हुआ है? क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। पर आर्यन ने अश्वथ के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये देख अश्वथ के चेहरे पर चिंता की एक लकीर खींच गई। भले ही अश्वथ दिखाता नहीं था, पर वो सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई आर्यन से ही करता था। वही आर्यन 21 साल का जरूर था, पर अश्वथ से बिल्कुल अलग एक इमोशनल इंसान था, जो छोटी छोटी बातों पर भी इमोशनल हो जाता था। आर्यन बस एक टक सामने देख रहा था। उसकी नजरों का पीछा करते हुए बाकी सब ने भी उस तरफ देखा, जहाँ एक औरत और एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को प्यार कर रहे थे। ये देख अश्वथ ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। तभी आर्यन उससे अपने भरी गले से बोला, भाई मुझे भी मोम डैड चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, जो मुझे प्यार करे और जो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। इतना कहकर वो अश्वथ को देखने लगा, पर अश्वथ ने उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। उसने आर्यन के बालों में हाथ फेरा और फिर बाहर चला गया, क्योंकि अश्वथ को पता था कि अगर वो थोड़ी देर और रुको तो आर्यन फिर से जिद करने लगेगा कि उसे मॉम डैड चाहिए। उसके जाते ही अगस्त आर्यन के बालों में हाथ फेर कर बोला, आर्यन ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो सब तुम्हें प्यार कभी नहीं देंगे।
उन्हें बस खुद की चिंता है, तुम्हारे लिए हम सब है ना। मेरे मॉम डैड भी तो तुम्हारे मॉम डैड है। उसकी बात सुनकर आर्यन कुछ नहीं बोला। वह अंश की पीठ से उतर गया और चुपचाप जाने लगा। तो अनन्या भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसके जाते ही अंश थोड़ा गुस्से से बोला, हमारी पूरी फैमिली होने के बावजूद भी मेरे भाई को एक फैमिली के लिए तरसना पड़ रहा है। मैं उन सबको कभी माफ नहीं करूँगा। इतना कह के उसने कस के मुट्ठी बंद कर ली। आर्यन की एक बड़ी सी फैमिली है, लेकिन कोई भी आर्यन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए अश्वत्थ हमेशा आर्यन को अपने साथ रखता था। और कुछ ऐसा भी हुआ था जिसके कारण अश्वत्थ अपनी फैमिली से दूर अपने भाइयों के साथ रहने लगा। और ऐसा बहुत कम ही होता था कि वह सब अपनी फैमिली से मिलने जाए। आर्यन जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा, अनन्या उसका हाथ पकड़कर बोली, आर्यन तुम उदास मत हो, मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। हम साथ में मिलकर सबको परेशान करेंगे और मजे करेंगे। अनन्या की तरफ अपनी भीगी आंखों से देखते हुए आर्यन उदास होकर बोला, पर बेब फैमिली वाले क्यों मुझसे प्यार नहीं करते? मेरे कारण भाई भी सबसे दूर हो गए। अनन्या के पास भी माँ नहीं थी और उसके पिता भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो आर्यन के दर्द को अच्छे से समझ रही थी। वो आर्यन के हाथ को झुलाते हुए खुश होकर बोली, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी माँ बन जाऊं? तो फिर मुझे बच्चे की देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरा इतना बड़ा बेटा भी रहेगा। फिर हम दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को परेशान करेंगे। इतना कहते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसकी बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर जो उदासी थी वो खत्म हो गई। वह भी एक्साइटेड होकर बोला, क्या सच में आप मेरी माँ बन सकती है? अनन्या सर हिलाकर बोली, बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है। वैसे भी तुम इतने बड़े हो, तुम्हें तो सब पहले से ही आता है। बस तुम मेरे साथ रहना, फिर मैं तुम्हें लोगों को परेशान करना और मजे करना सिखाऊंगी। पर क्या तुम देखना चाहते हो कि लोगों को कैसे परेशान करते हैं? ये सुन आर्यन ने अपनी गर्दन हमें हिला दी। ये देख अनन्या पास से गुजर रहे एक लड़के को देखकर सीटी बजाकर आंख मारते हुए बोली, हे आइटम, तुम बहुत ज्यादा बदसूरत लग रहे हो। ऐसा लग रहा है दुनिया में सबसे बदसूरत इंसान तुम ही हो। गधे कहीं के, तुम्हें तो कीड़े पड़ेंगे, वह भी बड़े वाले जो तुम्हारा खून चूस लेंगे। इतना कहकर अनन्या और आर्यन एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। वही वो लड़का अपने लिए ऐसे ऐसे शब्द सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने दांत पीसते हुए अनन्या और आर्यन की तरफ बढ़कर कहा, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही आर्यन और अनन्या ने देखा कि वह इंसान उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है, तो वह दोनों भागने लगे। वह दोनों इतनी तेज भाग रहे थे कि उनके सामने एक प्रोफेशनल रेसर भी फेल हो जाए। भागते भागते दोनों अश्वत्थ के पास पहुंच गए, जो अपनी कार के पास खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था। ये देख अनन्या खुद से बोली, ये मॉन्स्टर किससे बातें कर रहा है, चलो सुनते हैं। अनन्या के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी कि जब भी कोई फोन पर बात करता था तो वह उसकी बातें कान लगाकर सुनने लगती थी। अनन्या धीरे धीरे अश्वत्थ के पास गई, फिर उसके फोन के पास अपना कान लगाकर सुनने लगी। तभी उसे फोन के दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज सुनाई दी, हेलो अश्वत्थ बेबी, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरा जी मचल रहा तुम्हें देखने को और प्यार करने को। ऐसी बातें सुनकर अनन्या ने अश्वत्थ को देखा, जो बिना किसी भाव के खड़ा था। वही जैसे ही अश्वत्थ को एहसास हुआ कि अनन्या ने फोन पर हो रही बातों को सुन लिया है, तो उसने तुरंत अपना फोन काट दिया और उसे घूरने लगा। तभी आर्यन, जो कब से अनन्या को घूर रहा था, उसने अनन्या से पूछा, बेब मॉम, क्या सुना आपने? तो अनन्या में अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर कहा, मॉन्स्टर को कोई बेबी कह रहा है और उसने कहा कि मॉन्स्टर को देखने के लिए उसका जी मचल रहा है। छी छी छी, ये मॉन्स्टर कितना गंदा है। मैंने सीरियल में देखा है, जब भी कोई ऐसा कहता है तो इसका साफ मतलब है कि वो इंसान उसको प्यार करना चाहता है। आर्यन, तुम्हारा मॉन्स्टर भाई एक लड़के को पसंद करता है, वो गे है। अब हमें प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? उसकी बकवास सुनकर अश्वत्थ उसे घूरने लगा। तभी कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आई, क्या
मतलब मिस्टर अश्वत्थ सिन्हा राठौर एक गे है। ये आवाज सुनकर अश्वत्थ ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। अनन्या ने अश्वत्थ को गे बहुत ही जोर से बोला था, जिसे सब ने सुन लिया था। अश्वत्थ एक मोस्ट हैंडसम पॉपुलर बिजनेसमैन है, जिसे हर कोई जानता है। उसके पीछे हर वक्त मीडिया वाले घूमा करते हैं। आज भी मीडिया वाले छुपकर अश्वत्थ पर नजर रख रहे थे। उन्होंने भी अनन्या की आवाज सुन ली थी। सभी मीडिया वाले अचानक ही बाहर निकल आए और अश्वत्थ को घेर कर उससे सवाल करने लगे। मिस्टर राठौर, क्या सच में आप एक गे हैं? क्या यही कारण है कि आज तक आप कभी किसी लड़की के साथ दिखाई नहीं दिए? दूसरे रिपोर्टर ने भी सवाल किया, मिस्टर राठौर, आपको कब पता चला कि आप गे हैं? जब आपको पता चला था तब आपको कैसा फील हुआ था? क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं? ऐसे ही पता नहीं कैसे कैसे कड़वे सवाल मीडिया वालों ने अश्वत्थ से पूछा, जिसे सुनकर अश्वत्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही इससे पहले मीडिया वाले अश्वत्थ को छू पाते, अश्वत्थ के बॉडीगार्ड तुरंत हरकत में आए और मीडिया वालों को अश्वत्थ दूर करने लगे। वही अनन्या, जिसकी वजह से ये सारा फैला है, उसे अश्वत्थ की गुस्सैल आंखें देखकर बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मॉन्स्टर उसे क्यों घूर रहा है। अनन्या ने कस के आर्यन का हाथ पकड़कर हकलाते हुए अश्वत्थ से पूछा, हाँ, मुँह मुझे ऐसे क्यों घूम रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? उसकी ये बात सुनकर तो अश्वत्थ के दिल में आग लग गई और वो सोचने लगा कि ये लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद करके उससे ही पूछ रही है कि क्या उसने कुछ कर दिया है। अश्वत्थ ने अपने दोनों हाथों को जेब में डाल लिया और बहुत ही रौबदार आवाज में मगर गुस्से से बोला, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? जो भी हो, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। इतना कह के वह अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अनन्या डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। तभी आर्यन अचानक दोनों के बीच में आकर डरते हुए अश्वत्थ से बोला, भाई, लिटिल बेब मॉम मेरी तरह भोली भाली सी बच्ची है। उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया, उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। आखिरकार वो आपकी फ्यूचर वाइफ है। आर्यन ने भी ये बात बहुत ही तेज आवाज में बोली थी, जिसे मीडिया वालों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। और ये सुनकर हड़कंप मच गया को अश्वत्थ राठौर की शादी होने वाली है। मीडिया वालों ने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया, मिस्टर राठौर, क्या आप इस प्रॉब्लम को छुपाने के लिए एक मासूम लड़की की बलि चढ़ा रहे हैं? आप उससे शादी करके दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल है? अश्वत्थ गुस्से से मीडिया वालों की तरफ देखकर अगस्त से कहा, शाम तक मुझे सारा में साफ चाहिए और जिसने भी मुझ पर सवाल उठाया है उन्हें उनका जवाब अच्छे से देना। अगस्त अपना सर हिलाकर अश्वत्थ से बोला, अश्वत्थ, यहाँ से चलो, इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया है और इन मीडिया वालों को भी हर जगह आना होता है। अश्वत्थ अपनी जलती हुई निगाहों से अनन्या और आर्यन को देखते हुए कार में बैठ गया। उसके कार में बैठते ही अहम अपना गला साफ करके आर्यन और अनन्या से बोला, तुम दोनों भी कार में बैठो। ये सुनकर अनन्या खिड़की से अश्वत्थ के डरावने चेहरे को देखकर हकलाते हुए बोली, मैं इस मॉन्स्टर के पास नहीं बैठूंगी। जब देखो गुस्सा करता रहता है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ गे ही तो बोला है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अनन्या अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अहम को समझ नहीं आया कि वो क्या करें, तो उसने हाथ जोड़ते हुए विनती की, प्लीज मान जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस मॉन्स्टर की आधी प्रॉपर्टी आपको दिलाने में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। प्रॉपर्टी का नाम सुनकर आर्यन और अनन्या की आंखें चमकने लगी। 2 सेकंड के अंदर ही दोनों कार में मौजूद थे। ये देख अंश और अगस्त को पता चल गया कि ये दोनों बच्चे बड़े ही लालची हैं। अंश एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, अभी तक तो मुझे आर्यन से ही अपनी चीजों को छुपा कर रखना पड़ता था, अब मुझे अनन्या से भी छुपा के रखना पड़ेगा। दोनों बड़े ही लालची है। कहीं ये मेरी प्रॉपर्टी भी धोखे से अपने नाम न करवा कर मुझे घर से निकाल दे, नहीं तो घर का नौकर तो बना ही देंगे। उसकी बात सुनकर अहम और अगस्त भी डर गए। अगस्त अपने सर पर हाथ रख के बोला, मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं अनन्या को अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिलवाऊंगा, वरना डैड जो अपनी प्रॉपर्टी मुझे देने वाले थे, क्या पता यही उसे हड़प ले।
वही कार के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। अश्वत्थ दांत पीसकर हुए अपने ड्राइवर से बोला, कार स्टार्ट करो या तुम्हारे लिए भी मैं एक मुहूर्त निकलवाऊं। अश्वत्थ ने इतने डरावने तरीके से कहा था कि ड्राइवर अपने पसीने पोंछते हुए कार स्टार्ट करने लगा, मगर उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मगर जैसे ही कार स्टार्ट हुई, ड्राइवर ने कार को फुल स्पीड में दौड़ा दी। वही अश्वत्थ ने देखा आर्यन और अनन्या उसके अगल बगल बैठे खिड़की की तरफ देख रहे हैं। तभी उसके पास एक कॉल आया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर शो हो रहे नाम देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने फोन उठाकर रूड वॉइस में पूछा, कहिए किस लिए फोन किया है आपने? तो दूसरी तरफ से अश्वत्थ के पिता थोड़े गुस्से से बोले, यह मैं न्यूज़ पर क्या देख रहा हूँ? ये सब तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और ये शादी, तुम शादी भी कर रहे हो और हमें बताया तक नहीं। अपने डैड की बात सुनकर अश्वत्थ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसने देखा अनन्या और आर्यन दोनों ही कान लगाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये देख उसने उन्हें इग्नोर करके रौबदार आवाज में अपने डैड से कहा, मिस्टर राठौर, बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी से दूर रहें और अपने परिवार को भी मुझसे दूर रखें। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अनन्या और आर्यन घूरते हुए चीढ़कर बोला, कान लगाकर क्यों सुन रहे हो? आकर सीधा मेरे सीने पर बैठ जाओ या फिर सर पर ही बैठ जाओ। तुम दोनों का इतना बड़ा हंगामा करके मन नहीं भरा जो मुझे परेशान कर रहे हो। उसकी डांट सुनकर आर्यन और अनन्या मुंह फुलाकर कोने में दुबक गए। अश्वत्थ से डर तो लग रहा था, पर वो दोनों भी अपनी हरकतों से मजबूर थे। कुछ वक्त बाद अश्वत्थ की कार उसके ऑफिस के सामने रुकी। जैसे ही कार से अश्वत्थ, अनन्या और आर्यन उतरे, मीडिया वालों ने फिर से उन्हें घेर लिया, पर बॉडीगार्ड्स पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तुरंत मीडिया वालों को अश्वत्थ से दूर कर दिया, पर अनन्या मीडिया वालों को देखकर खुश होते हुए बोली, मोस्टर, तुम तो बड़े अमीर लगते हो। कितने सारे मीडिया वाले तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं। तुम तो फेमस हो गए। काश मैं भी फेमस होती है, पर मैं तो गरीब हूँ। कोई बात नहीं, जब मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी मिलेगी मैं भी ऐसे ही फोटो खिंचवाऊंगी। अश्वत्थ जाते हुए बिना किसी भाव के बोला, और इतना फेमस तुमने ही मुझे किया है। इतना कहते ही वो अंदर चला गया। उसके रूड बिहेवियर को देखकर अनन्या और आर्यन का मुंह बन गया। फिर दोनों ही अश्वत्थ के पीछे भाग गए। वही दूसरी तरफ अश्वत्थ के घर में हंगामा मचा हुआ था। राठौर विला में अश्वत्थ के डैड सुमित जी अपने पिता विनोद जी से गुस्से में बोले, डैड, आप लोग ने हो उसे सर पर चढ़ाकर बिगड़ा है। वो अभी मुझसे जैसे बात कर रहा था। क्या उसे जरा सी भी तमीज नहीं है कि अपने पिता से कैसे बात करते हैं? उनकी बात सुनकर अश्वत्थ के बड़े पापा यानी कृष्ण जी बोले, हाँ डैड, और ये मीडिया वाले अश्वत्थ को गे के रहे हैं और उसकी शादी की खबर भी हर जगह आग की तरह फैल रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। अपने बेटों की बात सुनकर अश्वत्थ के दादाजी बोले, वो सालों पहले घर छोड़ के चला गया था। आज तक उसने किसी से भी बात नहीं की। बता नहीं वो मुझसे बात भी करेगा या नहीं। खैर, मैं उसके ऑफिस जाकर देखता हूँ, शायद वो मुझसे मिल ले। इतना कहकर वो अपनी छड़ी के सहारे बाहर की तरफ जाने लगे। पर अश्वत्थ के डैड इस वक्त बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें अश्वत्थ का रूड बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वही अश्वत्थ आते ही अपने काम में लग गया था, पर बार बार हर कोई उसे फोन करके परेशान कर रहा था। इसलिए उसने गुस्से से फोन को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से बोला, अनन्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वो ये बोला ही था कि तभी अश्वत्थ के कैबिन में एक उसके ही हम उम्र का लड़का आया, पर वो अश्वत्थ को गुस्से में देखकर डर गया। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, भाई। उस लड़के की आवाज सुनकर अश्वत्थ उसे गुस्से से देखने लगा, तो वो लड़का जल्दी से सोफे के पीछे छुपकर बोला, भाई, आपने मुझे अनन्या के बारे में पता करने को कहा था, तो मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उस लड़के के इतना कहते ही अश्वत्थ शांत हो गया। उसने उस लड़के को आगे बोलने का इशारा किया और खुद किसी राजा की तरह कुर्सी पर बैठ गया। वो लड़का अश्वत्थ के मामा का बेटा
वेद है जिसका खुद का बिजनेस है, पर वो फिर भी अश्वत्थ का पीए बनकर रहता है। ऐसा क्यों है बाद में पता चलेगा। वेद ने अपना गला साफ करते हुए बताना शुरू किया। उसका पूरा नाम अनन्या खुराना है। वो खुराना कंपनी की मालकिन है, लेकिन उसकी माँ के मौत के बाद पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक इंटेलिजेंट और बोल्ड लड़की से एक डरपोक और बेवकूफ लड़की बन गई। उसकी माँ के मरने के बाद वो कभी स्कूल भी नहीं गई। कुल मिलाकर उसने केवल 12 तक ही पढ़ाई की है। ये सुनकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। उसने कुछ सोचते हुए पूछा, और ऐसा क्यों है? क्या वो पढ़ना नहीं चाहती या बात कुछ और है? उसके सवाल का जवाब देते हुए वेद गहरी सांस लेकर अफसोस से बोला, ये सब उसकी सौतेली माँ के कारण हुआ है। उसने कि अनन्या को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ कुछ देर तक शांत रहा, पर अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो अपने पैरों को हिलाते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वेद, अनन्या का एडमिशन अपने कॉलेज में कराओ और मेरे होने वाली सासू माँ से मिलने की तैयारी करो। सभी को बता दो कि हम शाम को ही उनसे मिलने जाएंगे। अश्वत्थ की बात सुनकर वेद ने अपना पसीना पोंछा और खुश होकर बाहर निकल गया। वेद खुश था कि उसका खड़ूस भाई शादी करने वाला है, फिर उसके बाद वो भी गर्लफ्रेंड बना सकता है। उसके जाते ही अश्वत्थ के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए। वो मुस्कुराते हुए बोला, सासू माँ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। इतना कहकर वो अपना काम फिर से करने लगा। वहीं अनन्या उछलते कूदते हुए सीढ़ियों से जा रही थी, क्योंकि उसे लिफ्ट से जाना पसंद नहीं था। अनन्या ने ऊपर चढ़ते हुए जैसे ही लास्ट सीढ़ी पर पैर रखा, तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे की तरफ गिरने लगी। आर्यन, जो काफी नीचे खड़ा था, जैसे ही उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, वो डरते हुए जोर से चिल्लाया, बेब मॉम। उसकी आवाज सुनकर सबने अनन्या को देखा तो वो सभी भी घबरा गए। अनन्या को गिरते देखकर आर्यन की धड़कनें रुक गई, क्योंकि अनन्या अगर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती तो उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग सकती थी। वही अनन्या जैसे ही नीचे गिरने लगी, चीख की जगह उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी। पर वो नीचे गिर पाती उससे पहले ही किसी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अनन्या सीधा उस इंसान के सीने से जा लगी। उस इंसान ने अनन्या को खुद से दूर करके घबराते हुए पूछा, लिटिल बेब, क्या आप ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? पर अनन्या को तो जैसे होश ही नहीं था। वो अभी अभी बड़बड़ा रही थी, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। उस इंसान ने जब देखा कि अनन्या कुछ कह रही है तो वो अपने कान लगाकर सुनने लगा, मगर जैसे ही उसने अनन्या की बात सुनी वो चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, लिटिल बेब, आप तो सच में पागल है। पर चलो, कम से कम जब तक भाई के पास पैसे हैं तब तक आप उनके साथ तो रहोगी। इतना कहकर वेद हंसने लगा। ये वेद ही था जिसने अनन्या को बचाया था। वेद अश्वत्थ के कैबिन से निकलकर जब 10 फ्लोर पर पहुंचा तो उसने अनन्या को सीढ़ियों के पास देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर जब उसने अनन्या को गिरते देखा तो उसने दौड़कर उसे बचा लिया। वेद की हंसने की आवाज सुनकर अनन्या होश में आई, पर अचानक ही उसने वेद के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। पर जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो वो डरते हुए नीचे खड़े आर्यन को देखने लगी। नीचे खड़ा आर्यन, जो कब से वेद को अनन्या के पास देखकर जल रहा था। उसने जब अनन्या को खुद की तरफ देखते देखा तो भागते हुए उसके पास पहुंच गया। आर्यन के आते ही अनन्या उसके पीछे छिपकर वेद को देखने लगी। वही वेद अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से अनन्या को देख रहा था। उसने हैरान होकर अनन्या से पूछा, लिटिल बेब, उसने अभी इतना ही कहा था कि आर्यन ने भी उसे एक पंच जड़ दिया और थोड़े गुस्से से बोला, वेद, खबरदार, अगर तुमने मेरी लिटिल बेब मॉम को कुछ कहा तो। अनन्या भी आर्यन के पीछे से वेद को गुस्से से देखते हुए बोली, बिल्कुल सही, मैं सिर्फ मेरे लिटिल देवर की लिटिल बेब मॉम हूँ और किसी को नहीं। और हमसे रिश्ता मत जोड़ो, हम तुम्हें अपनी मिलने वाली प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। पता नहीं कहाँ से लालची लोग आ जाते हैं।
इतना कहकर वो मुंह बनाने लगी। पर उसकी बात सुनकर वेद जरूर पागल हो गया था। अब उसे समझ आ गया था कि क्यों उसका भाई अनन्या को ग्रीडी गर्ल कहता है। वेद अपने गले को साफ करते हुए अनन्या से हंसते हुए बोला, मेरी ग्रीडी बेब, मैं आपका बड़ा देवर हूँ। उसके ये कहते ही आर्यन के दिल में आग जलने लगी, क्योंकि वो अपनी लिटिल बेब मॉम को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था। उसने अनन्या को अपने पीछे करते हुए वेद को उंगली दिखाकर कहा, वेद, मैं बोल रहा हूँ मेरी मॉम से दूर रहो। आर्यन के मुंह से बार बार अपने लिए वेद सुनकर वेद चिढ़ गया। वो आर्यन के सर पर मारते हुए बोला, आर्यन, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे भाई बोलो वरना मार खाओगे। वही अनन्या ने जैसे ही ये सुना कि उसके लिटिल देवर को ये इंसान मरने वाला है, तो वो आर्यन को पीछे करके वेद के सामने खड़ी हो गई और अपने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोली, मेरे पास सिर्फ एक देवर है और तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी देवर को मारने की? शायद तुमने अभी तक एक माँ का क्रोध नहीं देखा है इसलिए, पर आज मैं तुम्हें एक माँ का क्रोध दिखाऊंगी। उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर वेद को अब डर लग रहा था। उसे आज तक अश्वत्थ से भी इतना डर नहीं लगा था जितना आज उसे अनन्या से लग रहा था। पर वेद को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अनन्या और आर्यन एक दूसरे के लिए इतने पसेसिव क्यों हैं। वेद उन दोनों को देखकर मन में बोला, यहाँ तो मेरे भाई की कोई जगह ही नहीं है। ये दोनों लिटिल भाभी देवर खुद ही एक दूसरे के लिए पजेसिव और प्रोटेक्ट है। शायद ये दुनिया के पहले भाभी देवर ऐसे है। वो सोच ही रहा था कि आर्यन और अनन्या उसे धक्का देते हुए वहाँ से अश्वत्थ के कैबिन की तरफ चले गए। अश्वत्थ इस वक्त एक फाइल पढ़ रहा था। जब अनन्या और आर्यन उसके कैबिन में पहुँचे, आर्यन सीधा जाकर अश्वत्थ के गोद में बैठ गया और फिर उससे वेद की शिकायत करते हुए बोला, भाई वो वेद बहुत बुरा है, आप उसे हमेशा के लिए कहीं भेज दो। उसकी शिकायत सुनकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई, पर वो बोला कुछ नहीं। उसने आर्यन को इग्नोर किया और अपना काम करने लगा। वही अनन्या अभी भी दूर खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अश्वत्थ के करीब जाए। अनन्या को आज तक उसकी माँ के अलावा अभी किसी ने प्यार नहीं किया, पर उसकी माँ के मरने के बाद तो उससे आज तक किसी ने ढंग से बात तक नहीं की। पर इस वक्त आर्यन को अश्वत्थ की गोद में बैठा देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई कि वो भी उसे ऐसे ही अपनी गोद में बैठती थी। ये सब सोचते ही अचानक अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। जब से उसकी सौतेली माँ ने उसकी मानसिक स्थिति को बिगड़ा है, तब से अनन्या अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए वो रोने लगी। उसे रोता देख अश्वत्थ ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे देखा। आर्यन भी अनन्या को रोता देख परेशान हो गया। वो अश्वत्थ की गोद से उठकर अनन्या के पास गया और उसे अपने साथ लाकर एक तरफ उसे अश्वत्थ की गोद में बैठा दिया और दूसरे पैर पर वो खुद बैठ गया। फिर उसने अनन्या के आंसू पोंछते हुए पूछा, लिटिल बेब मॉम, आप क्यों रो रही हो? तो अनन्या सिसकते हुए बोली, वो जब मॉम थी तब वो भी मुझे गोद में बैठाती थी। इतना कहकर वो फिर से आंसू बहने लगी। उसे देखकर आर्यन भी रोने लगा। ये देखकर अश्वत्थ का सर चकराने लगा। वो सोचने लगा कि एक तो ये लड़की खुद सारा दिन रोती रहती है और अब उसके भाई को भी रोना सिखा रही है। आर्यन रोते हुए बोला, बेब मॉम कोई बात नहीं, आज तक मैं भाई की गोद में अकेले ही बैठता आया हूँ, पर आज से भाई का लेफ्ट पैर आपका और राइट वाला मेरा, हम दोनों ही भाई की गोद में बैठेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर अश्वत्थ, जो अभी तक चुप था, वो अपनी फाइल को टेबल पर पटक कर सर्द आवाज में बोला, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं क्या तुम दोनों को टेबल नजर आता हो जो आधा आधा बांट रहे हो? उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर अनन्या ने भोला सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा, तो अश्वत्थ ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आर्यन अश्वत्थ के गालों पर किस करके बोला, भाई प्लीज नाराज मत हो। अनन्या ने जब आर्यन की हरकत देखी तो वो भी उसकी नकल उतारते हुए अश्वत्थ के गालों पर किस करके बोली, मॉन्स्टर नाराज मत हो। उसके किस करते ही अश्वत्थ अपनी जगह पर जम गया। उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी।
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक ही उसे पसीना आने लगा। उसने अपनी टाई को ढीला करते हुए कहा, गो। पर अनन्या और आर्यन वहाँ से जाने के बजाय उसे देखने लगे। ये देख अश्वत्थ गुस्से से बोला, गो। अश्वत्थ की आवाज इस बार बहुत ही तेज थी, जिसे सुनकर अनन्या डर के मारे रोने लगी, क्योंकि अक्सर वो तेज आवाज से डर जाती थी। उसे रोते हुए देखकर आर्यन भी रोने लगा। अब तो हद ही हो गई थी। अश्वत्थ जितना गुस्सा करता वो दोनों और जोर से रोने लगते। थक हार के अश्वत्थ ने अपना फोन उठाकर अहम को कॉल करके बुलाया, तो अहम 1 मिनट के अंदर ही अगस्त, अंश और वेद के साथ कैबिन में आ गया। पर अपने सामने का नजारा देखकर वो सब शॉक हो गए। वही दूसरी तरफ अनन्या की सौतेली माँ यानी लीला जी ने अनन्या को ढूंढने के लिए बॉडीगार्ड्स को भेज दिया था। वो हॉल में इधर उधर घूमते हुए बोली, आखिर कहाँ होगी वो पागल लड़की, कहीं कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया। वैसे भी वो इतनी बेवकूफ है कि कोई भी उसे लॉलीपॉप का लालच देकर भी किडनैप कर सकता है। इतना कहकर उन्होंने रिया की तरफ देखा, जो अपने नेल पेंट कर रही थी। फिर उन्होंने अरुण को देखा, जो उनकी बेटी के पैर दबा रहा था। ये देखकर वो कुटिल मुस्कान के साथ मन में बोली, मुझे उस पागल लड़की को ढूंढना ही होगा, वरना मेरी बेटी की ये अमीरी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। सारी प्रॉपर्टी तो उस पागल के नाम है। अगर वो नहीं आई तो अरुण रिया को न छोड़ दे, फिर मेरी बेटी को ऐसा नौकर पति कहाँ से मिलेगा। धीरे धीरे शाम हो गई। तभी वेद कैबिन में आकर अश्वत्थ से बोला, बॉस, दादाजी आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते। गई। दादाजी का नाम सुनकर अश्वत्थ के भाव बदल गए। उसने एक नजर आर्यन और अनन्या को देखा, जो उसका टेबलेट छीना कर उसमें गेम खेल रहे थे। फिर वो वेद से सर्द आवाज में बोला, उनसे कह दो मेरे पास वक्त नहीं है, और अगर वो फिर भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनसे कह 2 अपॉइंटमेंट लेकर आए। इतना कहकर वो फिर से अपना काम करने लगा। तभी उसे कुछ याद आया, तो वो वेद को रोकते हुए बोला, रुको, ओल्ड मिस्टर राठौर को भेजने के बाद सभी को तैयार कर लेना, हम मेरी होने वाली सासू माँ से मिलने जाएंगे। उसकी बात सुनकर वेद खुशी से केबिन के बाहर चला गया। नीचे जाकर उसने अपने दादाजी से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दादा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दादाजी उसे रोकते हुए अश्वत्थ को कॉल करने लगे। शायद उन्हें वेद क्या बोलने वाला है ये पता था। फोन कनेक्ट होते ही दादाजी गुस्से से बोले, अश्वत्थ, ये क्या हरकत है? क्या तुम बड़ों की इज्जत करना भूल गए हो? तुम बार बार मुझे बेइज्जत कर रहे हो। तभी दूसरी तरफ से अश्वत्थ आलस भरी आवाज में बोला, ओल्ड मिस्टर राठौर, जब आपको पता है कि आपकी इज्जत बार बार ये आने से घट रही है, तो फिर आप क्यों ये मुंह उठाकर आ जाते हैं? अश्वत्थ की कड़वी बात सुनकर दादाजी दांत पीसते हुए बोले, जब भी मुंह खोलते हो जहर ही निकलता है। अब चुपचाप ये बताओ, मेरी बहू को कब घर का रहे हो? ये सुनकर अश्वत्थ ने अनन्या की तरफ देखकर जवाब दिया, बहुत जल्द। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कुछ वक्त बाद ऑफिस के बाहर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। अश्वत्थ, अनन्या और आर्यन एक कार में थे। अहम, अगस्त, वेद और अंश दूसरी कार में थे। बाकी गाड़ियों में बॉडीगार्ड्स थे। सभी कारें अपनी मंजिल की ओर निकल गई। आधे घंटे बाद सभी कार खुराना मेशन के बाहर खड़ी थी। एक एक कर सभी बॉयज कार से बाहर निकलकर खड़े हो गए। फिर सभी ने अपने आंखों पर चश्मा लगाया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर जाने लगे। तभी अनन्या आसपास के एरिया को देखते हुए बोली, ये घर जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ। उसकी बात सुनकर सभी बॉयज अपनी जगह पर रुक गए। अंश हंसते हुए बोला, बेब, ये घर आपका ही है। ये सुनकर अनन्या डर गई, क्योंकि वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। अचानक ही वो जमीन पर लेट गई और हाथ पैर पटकते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। उसे देखकर आर्यन भी जमीन पर लेट के बोला, बेब, मॉम को नहीं जाना तो मुझे भी नहीं जाना। पर किसी ने भी उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया और घर के अंदर चले गए। अंदर लीला जी कुछ कर रही थी। तभी अश्वत्थ रौबदार आवाज में बोला,
होने वाली सासू माँ आपका दामाद घर आया है, स्वागत नहीं करेंगी। लीला जी जो कुछ कर रही थी। किसी की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि उन्होंने आज तक एक साथ इतने हैंडसम लड़कों को नहीं देखा था। उन सबको देखते ही लीला जी ही नहीं बल्कि रिया भी कहीं खो गई। वहीं हमारे सभी बॉयज है ही इतने हैंडसम और हॉट की कोई भी उन्हें देखकर खो जाए। लड़कियां तो मरती है इन सब पर। अश्वत्थ इस वक्त बीच में खड़ा था। उसके लेफ्ट साइड अहम और अंश थे और लेफ्ट साइड अगस्त और वेद। सभी बॉयज बड़े ही स्टाइल से चलते हुए जाकर सोफे पर बैठ गए। तभी लीला जी और रिया को होश आया। रिया अश्वत्थ को अपनी ललचाई नजरों से देखते हुए शर्मा कर बोली, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? उसकी बात सुनकर अश्वत्थ को छोड़कर सभी बॉयज उसकी तरफ देखने लगे। उसे देखकर अपना मुंह बनाते हुए अगस्त वेद के कान में बोला, पहली बार किसी डायन को शर्माते हुए देख रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वेद हंसने लगा तो सभी उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। ये देख वेद अपनी हंसी रोककर बोला, वो डायन। वो इतना ही बोला था कि अगस्त उसका मुंह बंद करके अश्वत्थ से बोला, हम ये जिस काम से आए हैं उसके बारे में बात करें। इतना कहने के बाद वो वेद के कान में दांत पीसते हुए धीरे से बोला, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, बस बाहर मिल तू। वेद भी उसे मुक्का दिखाते हुए बोला, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रही हैं। वो दोनों भले ही धीरे से बोल रहे थे पर उनकी आवाज हर कोई सुन पा रहा था। तभी पूरे हॉल में एक डरावनी आवाज गूंजी, जिसे सुनकर सब डर गए। अश्वत्थ जो चुपचाप बैठा था, वो अगस्त और वेद की बातें सुनकर गुस्से से बोला, शट अप, अगर आगे तुम दोनों के मुंह से एक भी आवाज निकली तो मैं तुम दोनों की शादी इसी डायन से करा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर बेचारे दोनों डर गए। वही लीला जी ने कंफ्यूज होकर अश्वत्थ से पूछा, कौन डायन? तो अश्वत्थ उनकी बातों को इग्नोर करके अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, मुझे नहीं पता था कि खुराना परिवार अपने होने वाले दामाद का ऐसे स्वागत करता है। इतना कहकर उसने अपना एक पैर सामने रखी टेबल पर रख दिया और दूसरे पैर पर अपने हाथ रखकर टैप करने लगा। अश्वत्थ का स्टाइल ही कुछ ऐसा था कि हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाया था। रिया और लीला जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लीला जी ने पहले दामाद शब्द पर ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार उन्होंने दामाद शब्द साफ साफ सुन था। उन्होंने हैरान होकर अश्वत्थ से पूछा, दामाद आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अंश बड़े ही एटीट्यूड से बोला, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। आपने भाई का? तो बताइए क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? इतना कहने के बाद उसने अश्वत्थ की तरफ इशारा किया। वही उसकी बात सुनकर लीला जी और रिया शॉक हो गई, पर अगले ही पल दोनों खुश हो गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग रिया की बात कर रहे हैं। लीला जी तो इतनी खुश हो गई थी कि वो खुशी से नाचने लगी। उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें अश्वत्थ एक अमीर लड़का लग रहा था। लीला जी रिया को आगे करके बोली, जी अगर आप लोग मेरी रिया से बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तब तक मैं मुंह मीठा करने के लिए कुछ लाती हूँ। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने सीधा किचन में चली गई। वहीं अंश, अहम, वेद और अगस्त अपना मुंह खोलने उन्हें देखते ही रह गए। तभी रिया अश्वत्थ को देखकर शर्माते हुए बोली, देखिए न हम शादी करने वाले हैं, पर अभी तक मुझे आपका नाम भी नहीं पता। और वो इसके आगे कुछ बोलती तभी अहम उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, रुको रुको, हम यहाँ अपने बॉस का रिश्ता एक लड़की के लिए लाए हैं, न कि किसी डायन के लिए। बड़ी आई अभी तक तो मुझे आपका नाम भी नहीं पता कहने वाली हूँ। इतना कहने के बाद वो मुंह बनाने लगा। वही उसके मुंह से अश्वत्थ के लिए बॉस सुनकर रिया चौंक गई, मगर फिर बड़े ही घमंड से अहम को उंगली दिखाते हुए बोली, तो तुम मेरे होने वाले हस्बैंड के नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत भी जैसे हुई अपनी लेडी बॉस यानी मेरी बेइज्जती करने की। चलो मेरे पैरों में गिर के माफी मांगो। रिया तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अश्वत्थ उसके प्यार में पागल हो और वो अभी ही रिया से शादी कर लेगा। वही रिया की बात सुनकर सभी बॉयज के चेहरे गुस्से से लाल हो गए।
अश्वत्थ ने अचानक ही बगल में रखा फ्लावर वास उठाकर रिया के ऊपर फेंक दिया। फिर उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए रौबदार आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की बेइज्जती करने की? अश्वत्थ सिन्हा राठौर ने ये अधिकार आज तक किसी को नहीं दिया। और क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगे। आह! इतना कहकर वो खतरनाक तरीके से हंसने लगा। फिर अचानक ही रिया को अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए आगे बोला, तुम्हारी औकात तो मेरे नौकर के जूते साफ करने की भी नहीं है। और क्या तुमने अपनी ये घटिया शक्ल देखी है कभी, जिस पर सिर्फ पेंट लगा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसी घटिया लड़की से शादी करूंगा? अश्वत्थ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रिया का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसे अश्वत्थ से इतना डर लग रहा था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अंश ने भी गुस्से से कहा, तुम डायन कही की, चुड़ैलों की वंशज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डार्लिंग को कुछ भी कहने की? इतना कहकर वो अहम को देखकर बोला, हे डार्लिंग, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। इतना कहकर उसने अहम के गालों पर किस कर लिया। अंश की हरकत देखकर रिया हैरान हो गई, पर बाकी बॉयज को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंश उन सब के साथ भी ऐसे ही बिहेव करता था। अहम अंश को खुद से दूर करके चिढ़ते हुए बोला, दूर हटो मुझसे, और तेरी इसी हरकतों के कारण लोग तेरे साथ साथ हम सभी को भी गे समझते हैं। आगे कोई कुछ कहता तभी उन सबको किचन से लीला जी की चिल्लाने की आवाज आई। वही किचन में जैसे ही लीला जी किचन में पहुंची, उन्होंने देखा किचन का सारा सामान बिखरा हुआ है। जब उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने देखा कि अनन्या किसी लड़के के साथ जमीन में बैठकर मिठाई और आइसक्रीम खा रही थी। ये देख वो गुस्से से चिल्लाई, अन्या। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अनन्या और आर्यन डर गए। अनन्या के हाथ से तो आइसक्रीम छूटकर जमीन पर गिर गई। ये देख आर्यन ने उससे पूछा, लिटिल बेब मॉम, ये चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत कौन है? तो अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर डरते हुए धीरे से कहा, लिटिल देवर, भागो वरना ये हमें मारेगी। इतना कहकर वो आर्यन को लेके किचन से बाहर भाग आई। अनन्या लीला जी से इतना इसलिए डरती है क्योंकि वो हमेशा उसे छोटी छोटी बात पर मारती थी। बाहर निकलकर अनन्या और आर्यन ने जैसे ही अश्वत्थ को देखा, दोनों की ही आंखें चमकने लगी। दोनों ने आओ न देखा ताव सीधा अश्वत्थ की गोद में बैठ गए। आर्यन अश्वत्थ के गले में हाथ डालकर बोला, भाई वो औरत हमें डरा रही है। इतना कहकर उसने किचन की तरफ इशारा किया, जिधर से लीला जी गुस्से से आ रही थी। अनन्या उन्हें देखकर एक बार फिर से डर गई। वो अश्वत्थ से चिपककर रोते हुए बोली, मॉन्स्टर, मुझे बचा लो वरना तुमसे शादी कौन करेगा? देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के बाद तुम्हें घर से नहीं निकलूंगी। मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें अपना मेड बना लूंगी। पहले तो उसे रोता हुआ देखकर अश्वत्थ को लीला जी पर गुस्सा आ रहा था, पर जैसे ही उसने अनन्या की बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कस के अनन्या की कमर को पकड़कर खुद के करीब कर लिया और गुस्से से लीला जी को देखने लगा। लीला जी आकर अश्वत्थ के पास खड़ी हो गई। उन्होंने अनन्या को अश्वत्थ से दूर करते हुए कहा, अनन्या बेटा दूर हटो, देखो ये रिया के होने वाले हस्बैंड है। लीला जी ने ये सब बहुत ही प्यार से कहा था, क्योंकि वो चिल्लाकर या गुस्सा करके अश्वत्थ के सामने अपनी इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वही अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर अनन्या शॉक होकर अश्वत्थ को देखने लगी, मगर अगले ही पल पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अश्वत्थ के चेहरे हो पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उसके होठों को चूमने लगी। उसकी इस हरकत से सभी शॉक हो गए, तो वही आर्यन खुशी के मारे सीटी बजाने लगा। अश्वत्थ को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनन्या कुछ ऐसा करेगी। वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मगर उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी और हाथ भी थोड़े कांपने लगे थे। अनन्या के स्पर्श से वो बहकने लगा था। उसके अंदर का गुस्सा भी जैसे कहीं एकदम से गायब हो गया था। 2 मिनट बाद अनन्या अश्वत्थ से दूर होकर लीला जी से बोली,
ये मेरा सुहाग है और अगर आप मेरे सुहाग को मुझसे दूर कर देंगी तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो अश्वत्थ के होठों पर हाथ रख के आगे बोली, मैंने मेरे सुहाग के होठों पर अपनी छाप छोड़कर ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ मेरे हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी मेरी है। अनन्या ने प्रॉपर्टी शब्द को छोड़कर बाकी का डायलॉग सीरियल से सीखा था, तो उसने आज ये डायलॉग अश्वत्थ के ऊपर इस्तेमाल कर लिया। पर अनन्या को अंदाजा नहीं था कि उसकी बात सुनकर सभी अपना मुंह खोले उसे देख रहे थे, यहाँ तक कि अश्वत्थ भी। वही अनन्या लीला जी को गुस्से से देखते हुए मन में बोली, मैं मेरी प्रॉपर्टी किसी को नहीं ले जाने दूंगी, वो सिर्फ मेरी और लिटिल देवर की है। हूँ है। लीला जी को जैसे ही होश आया, उन्होंने अनन्या से गुस्से से कहा, अनन्या पागल। वो आगे बोलती उससे पहले ही अश्वत्थ उन्हें गुस्से से देखते हुए सर्द आवाज में बोला, आवाज नीचे। आपको याद रहना चाहिए कि आप जिससे बात कर रही है वो मिसेज अनन्या अश्वत्थ सिन्हा राठौर है। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़ जाए। अश्वत्थ का ओरा इस वक्त इतना डरावना था कि रिया और लीला जी कांपने लगी। अचानक ही अश्वत्थ के साथ साथ बाकी सब भी खड़े हो गए। अश्वत्थ अपने चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लाकर बड़े ही स्टाइल से बोला, सासू माँ। अश्वत्थ सिन्हा राठौर ने अपने फैसले कभी अपने परिवार से भी पूछकर नहीं लिए और न ही मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए यह आया हूँ ताकि आपको बता सकूं कि मुझे दहेज में मेरी बीवी की पूरी जायदाद चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने कोट के बटन लगाते हुए आगे सर्द आवाज में बोला, मेरा वकील आ जाएगा और हाथ दहेज को लेकर मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। सब कुछ चाहिए मुझे, पर अगर आप कुछ और भी देना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। अश्वत्थ की बात सुनकर लीला जी को जैसे सदमा ही लग गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अमीर लड़का उनकी बेटी से नहीं बल्कि अनन्या जैसी पागल लड़की से शादी करना चाहता था। तभी अगस्त भी बाहर जाते हुए बड़े ही एटीट्यूड से बोला, हम सभी बहुत लालची हैं, तो दहेज में कमी मत रखना वरना हम सब छीन लेंगे। उसके जाते ही लीला जी धम से जमीन पर बैठ गई। वही बाहर पहुँचते ही सभी बॉयज चौंक गए। अश्वत्थ गुस्से से चिल्लाया, अनन्या और आर्यन मेरे सामने आओ। अश्वत्थ ने ये सब बहुत ही गुस्से से कहा था, जिसे देखकर अनन्या और आर्यन डर गए।